क्या आप पैसों को लेकर परेशान हैं? क्या आपकी सैलरी मिलते ही गायब हो जाती है? क्या आप बार बार पैसे से जुड़ी समस्याओं का सामना करते हैं? तो आपको यह बुक समरी जरूर पढ़नी चाहिए। इस किताब में लेखिका ने इस बात को साफ साफ बताया है कि आखिर आपके पैसे जाते कहाँ हैं। आप सोच रहे होंगे कि इसमें बड़े बड़े फाइनेंशियल टर्म्स होंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। लेखिका ने पैसों के बारे में बहुत ही आसान शब्दों में समझाया है। यह किताब हर उस इंसान को पढ़नी चाहिए जिसे अपने पैसे कमाने से लेकर बचत करने में प्रॉब्लम होती है, खासकर स्टूडेंट्स, टीनेजर्स, अडल्ट्स। इस किताब में आपको ये सब कुछ मिलेगा। पैसों के बारे में आपकी सोच को बदलने वाली बातें, पैसों को कैसे बचाएं, इसके बारे में प्रैक्टिकल टिप्स, अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए स्ट्रैटेजीज। तो देर किस बात की, अभी बुक समरी पढ़ें और अपनी फाइनेंशियल जर्नी शुरू करें। इंट्रोडक्शन। कर्ज, इक्विटी, संपत्ति और निवेश, ये 4 शब्द सुनते ही किसी भी गैर वित्तीय व्यक्ति के सिर में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो लोग वित्तीय पृष्ठभूमि से होते हैं उन्हें इन सब चीजों के बारे में जानकारी होती है, लेकिन जिन लोगों की पृष्ठभूमि वित्तीय नहीं होती है उन्हें इन शब्दों को समझने में बहुत परेशानी होती है। कुछ लोगों को तो यह सारी चीजें इतनी बुरी लगती हैं कि वे इन सब चीजों से पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आप चाहकर भी ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वित्त की जानकारी आपको इन सब चीजों को समझे बिना नहीं मिलेगी। और पैसे को समझना आपको तभी मुश्किल और डरावना लगेगा जब आप उसके बारे में इस तरह से सोचेंगे। इस पुस्तक सारांश में आपको आपके पैसे को प्रबंधित करने के लिए सरल वित्तीय प्रणाली के बारे में बताया जाएगा। साथ ही आपको ऊपर बताए गए 4 शब्दों के बारे में भी आसान शब्दों में बताया जाएगा। आइए इन शब्दों को आसान शब्दों में समझते हैं। कर्ज, जब आप किसी से पैसे उधार लेते हैं तो उसे कर्ज कहते हैं। कर्ज पर आपको ब्याज देना होता है। इक्विटी, जब आप किसी कंपनी में शेयर खरीदते हैं तो उसे इक्विटी कहते हैं। इक्विटी में आपको कंपनी के मुनाफे का हिस्सा मिलता है। संपत्ति, आपकी सभी चीजें जो मूल्यवान हैं उन्हें संपत्ति कहते हैं। इसमें आपका घर, कार, बैंक खाता, शेयर आदि शामिल हैं। निवेश, जब आप भविष्य में लाभ के लिए पैसे लगाते हैं तो उसे निवेश कहते हैं। निवेश कई तरह के होते हैं, जैसे कि शेयरों में निवेश, संपत्ति में निवेश आदि। अब जब आप इन शब्दों को समझ गए हैं तो आप इस पुस्तक सारांश को पढ़ने के लिए तैयार हैं। द मनी ऑर्डर। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है जब आपके पास खाने तक के लिए पैसे नहीं थे? या आपने बेकरी में जाकर पेस्ट्री देखी लेकिन सोचा कि पैसे बचाना बेहतर होगा? क्या आपको कभी बिलों का भुगतान करने की चिंता हुई है? यदि हाँ, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप अकेले नहीं हैं। हर कोई अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना सकता है। पैसे बचाना उतना मुश्किल नहीं है जितना आप सोचते हैं। बस आपको अपने पैसे को एक मनी बैंक या गुल्लक की तरह देखना होगा। सोचिए, हर महीने आप अपनी कमाई से बैंक में पैसे जमा करते हैं। फिर जरूरत पड़ने पर आप थोड़े थोड़े पैसे निकालते हैं। यदि कुछ पैसे बच जाते हैं तो आप उन्हें दूसरे कामों में लगा देते हैं या रिटायरमेंट या निवेश के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यह तरीका सही नहीं है। अपनी कमाई से खर्चे निकालने के बाद आपको उन पैसों को सीधे निवेश में नहीं लगाना चाहिए। आपको उनमें से कुछ हिस्सा इमरजेंसी के लिए बचाना चाहिए। इमरजेंसी का मतलब कुछ भी हो सकता है। आप दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं, आपकी नौकरी चली जा सकती है, या आपके परिवार में किसी की मृत्यु हो सकती है। ऐसे मुश्किल समय में ये पैसे आपकी मदद करेंगे, खासकर जब आपको पैसे की सबसे ज्यादा जरूरत होगी। Don't stash that cash। इस बुक के ऑथर की अनु नाम की एक दोस्त है जो ऑथर से बिल्कुल अपोजिट थी। बुक की ऑथर मोनिका जहां हर चीज को पूरे प्लान के साथ इम्प्लीमेंट करने पर यकीन रखती थी, वही उनकी दोस्त अनु चीजों को बस यूं ही कर लेती थी। अनु एक फ्रीलांसर डिजाइनर थी जिसे पैसे के बारे में बात करना बहुत बुरा लगा था, यहाँ तक कि वह इस बारे में बात करने को टाइम वेस्ट करना समझती थी। लेकिन एक दिन अनु खुद मोनिका से पैसे के बारे में बात करती हैं, जिसे सुनकर मोनिका को भी काफी हैरानी होती है।
अनु मोनिका को बताती है कि हर महीने उनके बैंक में पैसे तो आते हैं, लेकिन फिर उनके पैसे कहाँ चले जाते हैं या यूं कहें कि कैसे खर्च हो जाते हैं, उन्हें समझ ही नहीं आता। अनु की परेशानी को सुनने के बाद मोनिका यह कहती है कि अनु के प्रॉब्लम और आप सभी की प्रॉब्लम एक जैसी ही है। आप लोग हमेशा अपने पैसों को बिना कोई सिस्टम बनाए खर्च कर देते हैं और फिर बाद में यह कहते हैं कि हमारे पास सेव करने जितने पैसे हैं ही नहीं। अगर आपको यह नहीं समझ आ रहा है कि आपका पैसा आखिर महीने के लास्ट तक चला कहाँ जाता है, तो आपको सबसे पहले सिर्फ 2 चीजों पर ध्यान देना चाहिए। पहली चीज आपका पैसा कब आ रहा है, और दूसरी लेकिन सबसे जरूरी चीज कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। हाँ, शुरुआत में आपको सिर्फ अपने पैसों पर ध्यान देने की जरूरत है। हो सकता है कि आपको सुनने में यह चीज है थोड़ी बोरिंग लगे, लेकिन आपको अपने खर्च का हिसाब रखना ही होगा, क्योंकि अगर आप इस काम को बोरिंग तरीके से लेंगे तो आप कभी भी अपने पैसे के बारे में जान नहीं पाएंगे। ऑथर यह भी कहती हैं कि जब आप अपने खर्च पर ध्यान देना शुरू करेंगे तब आपको एहसास होगा कि आप कितना ज्यादा पैसा खर्च करते हैं, और आपका यह कहना कि आप बिल्कुल खर्चीले नहीं हैं, आपकी यह गलतफहमी भी दूर हो जाएगी। अपने खर्च पर ध्यान देने से ही आपको पता चलेगा कि आप कैसे सिर्फ डिस्काउंट देखकर ही चीजें खरीद लेते हैं, और कभी कभी तो आप उन चीजों को भी खरीद लेते हैं जिसकी आपको बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप शॉपिंग के दौरान अपने बजट से ज्यादा चीजें खरीद लेते हैं। मोनिका की बात को अनु समझती है, लेकिन खर्चों का हिसाब रखना अनु को बहुत ही ज्यादा बोरिंग लगता है, और यह चीज सिर्फ अनु को ही नहीं बल्कि दुनिया के हर इंसान को बुरी लगती है, क्योंकि यह चीज करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कामों में से एक है। इसीलिए इस मुश्किल काम को समझते हुए मोनिका एक आसान तरीका बताती है जिससे आप और अनु दोनों ही अपने खर्च पर नजर रख पाएंगे। अपने खर्चे और इनकम पर नजर रखने के लिए आप अलग अलग कैटेगरी बना लीजिए। वैसे तो आपको सिर्फ इनकम, एक्सपेंस और सेविंग की जरूरत होगी, लेकिन आप चाहे तो इसकी एक से ज्यादा कैटेगरी भी बना सकते हैं। अपने पैसों को मैनेज करने के लिए मोनिका भी 3 अलग अलग बैंक अकाउंट का इस्तेमाल करती हैं। मोनिका ने अपने पहले बैंक अकाउंट का नाम इनकम अकाउंट, दूसरे बैंक अकाउंट का नाम स्पेंडिंग अकाउंट और तीसरे बैंक अकाउंट का नाम इन्वेस्टमेंट अकाउंट रखा है। मोनिका कहती है कि इस तरह से अलग अलग अकाउंट बनाकर आप अपने पैसों पर नजर डाल पाएंगे। साथ ही वह कहती है कि मान लीजिए आपके घर के बगीचे में कोई मुर्गा है जो यहाँ वहाँ घूमता है और जिसे देखकर आपको बहुत अच्छा लगता है, तो क्या आप उस मुर्गे को खा पाएंगे? मोनिका आपकी तरफ से जवाब देती है और कहती है कि नहीं, क्योंकि जिस चीज को पसंद करते हैं उसे आप नहीं खा सकते। ठीक उसी तरह जब हम किसी को एक आइडेंटिटी या यूं कहें कि पहचान दे देते हैं तो फिर उसे खर्च करने पर हमें बुरा लगता है। एग्जाम्पल देकर बात करें तो मान लीजिए आपने अपने सेविंग अकाउंट में कुछ पैसे डाले हैं जिससे आप कुछ और करना चाहते हैं, लेकिन जरूरत के समय आपने उससे पैसे निकाल लिए, तो जब आप ऐसा करेंगे तब आपको ऐसा करने पर बुरा महसूस होगा और यह चीज आपको बेकार की चीजों को खरीदने से भी रोकेगी। मोनिका बताती है कि उनके सेविंग बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी आती है तब वह अपने जरूरत के मुताबिक कुछ पैसे हटाकर अपने स्पेंडिंग अकाउंट में डाल देती हैं, और अगर कुछ पैसे बच जाते हैं तो वह उन्हें अपने इन्वेस्टिंग अकाउंट में डाल देती हैं। हो सकता है कि आपको मोनिका का तरीका थोड़ा बुरा लगे, लेकिन यह तरीका सही में काम करता है। क्योंकि अगर आपकी सैलरी कम भी है तो हो सकता है आपको किसी और जरिए से पैसे मिले। लोगों को जब भी कोई पैसा मिलता है तो वह उन्हें बिना सोचे समझे ही खर्च कर देते हैं, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब भी आपको आपकी सैलरी के अलावा भी कुछ पैसे मिले तो आप उसे अपने सेविंग अकाउंट में डालिए। मोनिका कहती है कि इस तरह से अगर आप अपने पैसों को बैंक में डाल देंगे तब आप चाहकर भी उन पैसों को खर्च नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब आपके पास कैश ही नहीं होगा तो आप उसे खर्च कैसे करेंगे। साथ ही आपको अपने आप को ऑनलाइन बैंकिंग से पैसे खर्च करने से भी रोकना है। मोनिका कहती है कि हर किसी को यह तरीका जरूर आजमाना चाहिए, कम से कम 3 महीने के लिए तो जरूर। इस बीच हो सकता है कि आपको अपने स्पेंडिंग अकाउंट में पैसे कम लग रहे हो, लेकिन आपको अपने इन्वेस्टिंग अकाउंट के पैसों को स्पेंडिंग अकाउंट में नहीं डालना है। मोनिका ने यह तरीका खुद पर अप्लाई किया है, जिससे उन्हें यह समझ आया कि इस तरह से अगर वह अपने पैसे को खर्च करती है तो महीने के अंत में न सिर्फ उन्हें यह समझ आएगा कि वह हर महीने कितने पैसे खर्च करती हैं, साथ ही वह यह भी समझ पाएंगी कि वह महीने में कितना इन्वेस्टमेंट कर सकती हैं। यह समझने के बाद वह चाहे तो अपने सेविंग को भी बढ़ा सकती हैं।
जब आप अपने पैसों पर अलग अलग लेबल लगा देते हैं तब आप अपने पैसों को खर्च होने से बचा लेते हैं, क्योंकि तब आपका दिमाग बिहेवियरल इकोनॉमिक्स को समझने लगता है और एक बार जब आपको अपने बजट पर चलने की आदत हो जाती है तब आपको उसमें चेंज लाना अच्छा नहीं लगता है। फाइनली वी आर इन्वेस्टिंग। शुरू में आप सभी की तरह मोनिका भी खुद को इन्वेस्टिंग से दूर रखना चाहती थी, क्योंकि आप ही की तरह मोनिका को भी इन्वेस्टिंग कॉम्प्लिकेटेड और डरावना लगता था। अपने फाइनेंस को मैनेज करने के बाद भी मोनिका सही तरह से अपने फाइनेंस का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से उन्हें और उनके पति को घर चलाने में काफी दिक्कत हो रही थी। शादी के कुछ समय बाद मोनिका की एक बेटी होने से उनका फाइनेंशियल रिस्क थोड़ा और बढ़ गया। मोनिका अपना पूरा ध्यान अपनी बेटी पर देना चाहती थी, इसलिए वह अपने दोस्त से कहती थी कि सारी चीजों को मैनेज करने के चक्कर में उनका दिमाग खराब हो गया है। अपने घर पर एक नए मेंबर को वेलकम करने की वजह से मोनिका की लाइफ में काफी सारी चेंज आ गई थी। ना तो वह पहले की तरह बाहर खाना खा पाती थी और ना ही छुट्टियों पर छुट्टी ले पाती थी, लेकिन मोनिका को यह बात पता थी कि यह चीज हमेशा नहीं रहने वाली है। अपने स्ट्रगल के पीरियड में मोनिका ने बहुत कुछ सीखा था। मोनिका समझ चुकी थी कि इन्वेस्टमेंट करना कितना ज्यादा जरूरी है, और यह कहना कि हमारे पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए पैसे नहीं है, यह सिर्फ एक झूठ है। मोनिका कहती है कि अगर आप इन्वेस्टिंग करते हैं तो यह आपकी हेल्प करेगा बुरी सिचुएशन में आपको संभालने में। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने का भी 3 तरीका मोनिका बताती है। पहला है ऑलमोस्ट देयर, इन सम टाइम और फार अवे। पहले इन्वेस्टमेंट से आपको रिटर्न तुरंत मिलता है, लेकिन दूसरे और तीसरे इन्वेस्टमेंट से रिटर्न मिलने में आपको टाइम लगता है। जब आप इस तरह से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएंगे तब आप अपने पैसों को मल्टीप्लाई करना भी सीख जाएंगे। निष्कर्ष, लेट्स टॉक मनी किताब के अंत में मोनिका हालान पाठकों को उनकी वित्तीय स्वतंत्रता की यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित करती हैं। वो पाठकों को यह एहसास दिलाती हैं कि अपने पैसे का प्रबंधन खुद उनके हाथ में है, और जितनी जल्दी वो वित्तीय ज्ञान हासिल करना शुरू करेंगे उतनी ही जल्दी वो अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर पाएंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर लेखक ने जोर दिया है। ईमानदारी से अपने खर्च का विश्लेषण करें। कमाई के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आप अपने खर्चों का भी लेखा जोखा रखें। तभी आप समझ पाएंगे कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है और आप अनावश्यक खर्चों में कटौती कर सकते हैं। बजट बनाएं और उसका पालन करें। अपनी कमाई को विभिन्न खर्चों के लिए पहले से विभाजित कर दें। इससे आपको अपने खर्चों पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी। निवेश की आदत डालें। अपनी आय का एक हिस्सा भविष्य के लिए जरूर संचित करें। बचत और निवेश आपको आर्थिक रूप से मजबूत बनाएंगे। अपने वित्तीय लक्ष्य निर्धारित करें, चाहे रिटायरमेंट के लिए हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए। अपने लक्ष्यों को ध्यान में रखकर ही निवेश की रणनीति बनाएं। कुल मिलाकर लेट्स टॉक मनी किताब पाठकों को यह सिखाती है कि पैसे के बारे में बात करना और वित्तीय ज्ञान हासिल करना जरूरी है। यह किताब पाठकों को आर्थिक रूप से सशक्त बनने का मार्गदर्शन देती है।